चलिए तो इस वीडियो में हम SN2 अभिक्रिया पर नाभिक रागी के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को रिवाइज करते हैं। इसमें आपके पास जो नाभिक रागी हुआ करता है Y माइनस नाभिक रागी आंशिक रूप से धनावेशित कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है और X एकाकी युग्म लेकर के अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकलता है। एक पद में होने वाली अभिक्रिया है और जितना अधिक प्रबल नाभिक रागी होगा उतना आसानी से इस कार्बन से यह आकर्षित होगा और आसानी से यह अभिक्रिया हो पाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर नाभिक रागी की प्रबलता ज्यादा है तो यह आसानी से आक्रमण करेगा और जब आसानी से आक्रमण करेगा SN2 अभिक्रिया का दर ज्यादा होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं इनमें से कौन सा नाभिक रागी प्रबलतम। 4 नाभिक रागी आपको दिए हुए हैं। तो नाभिक रागी की प्रबलता या नाभिक रागी की क्रियाशीलता हम किस तरह से देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर नाभिक रागी अधिक स्थायी है तो वो क्रिया नहीं करना चाहेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर नाभिक रागी का स्थायित्व ज्यादा है तो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो क्रियाशीलता और स्थायित्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, नाभिक रागी आसानी से आक्रमण कर पाएगा। तो हम बोलेंगे कि अगर स्थायित्व कम है तो नाभिक रागी की प्रबलता या क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी। और स्थायित्व हम किस तरह से चेक करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। सबसे पहले हम आकार की बात करते हैं, फिर हम वैद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं और अगर इनसे काम नहीं बनता है तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इन चारों नाभिक रागों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ऋणावेश नाइट्रोजन के ऊपर है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ फ्लोरीन के ऊपर। ये तीनों ही जो तत्व है ये समान आवर्त में होते हैं और Cl माइनस जो है वह तीसरे आवर्त का तत्व है और बाकी यह तीनों जो है दूसरे आवर्त के तत्व है। तो क्योंकि यह तीसरे आवर्त का तत्व है यहाँ पर सबसे बड़े आकार का जो आयन है वह आपके पास में Cl माइनस है। ये समान आवर्त के हैं और इनकी स्थिति आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो पास पास में होती है, तो इनके आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो सबसे बड़ा आकार होने के कारण Cl माइनस का जो स्थायित्व है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि बड़ा आकार है तो ऋणावेश जो है वह फैला हुआ रहेगा, विस्तृत रहेगा, ज्यादा क्षेत्रफल में वितरित रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व या आवेश का जो घनत्व है वो कम होगा और आवेश के घनत्व के कम होने के कारण स्थितिज ऊर्जा कम होगी और स्थितिज ऊर्जा कम होने से स्थायित्व अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व तो Cl माइनस आयन का हो गया। अब इन तीनों में अगर हम तुलना करें तो यहां पर हम बात करेंगे वैद्युत ऋणात्मकता की। चूंकि फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। और आपको पता है कि अधिक वैद्युत ऋणी जो परमाणु होते हैं उनके ऊपर ऋणावेश अधिक स्थायी होता है। तो F के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा O माइनस की तुलना में और N माइनस की तुलना में। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों आयनों के स्थायित्व का क्रम जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल या स्थायी आयन Cl माइनस होगा सबसे बड़े आकार के कारण। उसके बाद F माइनस का नंबर आएगा क्योंकि वो अधिक वैद्युत ऋणी है। उसके बाद में OH माइनस और फिर नंबर आएगा NH2 माइनस आयन का। क्योंकि स्थायित्व का क्रम ये है तो नाभिक रागी की क्रियाशीलता या प्रबलता का क्रम इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रबल या क्रियाशील नाभिक रागी पहला वाला नाभिक रागी रहेगा यानी NH2 माइनस। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, देन फ्लोराइड आयन और सबसे लास्ट में Cl माइनस आयन। चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 नाभिक रागी दिए हैं और इनमें से प्रबलतम नाभिक रागी आपको पहचानना है। दोनों ही नाभिक रागी में ऑक्सीजन के परमाणु के ऊपर ऋणावेश दिया हुआ है। तो यहां पर हम आकार और वैद्युत ऋणात्मकता से तो तुलना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की।
तो पहले वाले उदाहरण में अगर हम देखें तो O- से CH3 जुड़ा हुआ है, जो कि प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? O- से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई समूह चाहिए, जो कि दूसरे उदाहरण में आपको दिया हुआ है। देखिए यहां पर O- से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, जिसमें ऑक्सीजन का एकाकी युग्म बेंजीन रिंग में उपस्थित पाइबंद के साथ संयुग्मन में है, जिसके कारण यह अनुनाद के द्वारा O- से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यह ऋणावेश जो है पूरी बेंजीन रिंग में अनुनाद द्वारा घूमता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋणावेश है वह ज्यादा क्षेत्रफल में वितरित हो रहा है, जिसकी वजह से आवेश का घनत्व जो है वो कम हो रहा है और इसलिए यह आयन जो है अधिक स्थायी हो जाएगा। तो स्थायित्व का क्रम जो है कुछ इस तरह से रहेगा। सेकेंड वाला आयन, जिसको हम फिनॉक्साइड आयन बोल सकते हैं, यह मिथॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायी है और क्योंकि स्थायित्व और प्रबलता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम यहाँ पर नाभिक रागी की प्रबलता या क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहला जो नाभिक रागी है वो अधिक क्रियाशील रहेगा या अधिक प्रबल रहेगा दूसरे नाभिक रागी की तुलना में। अब हम नाभिक रागी की प्रबलता पर विलायक के प्रभाव के बारे में समझेंगे। उदाहरण के लिए पहला केस है हमारे पास F- Cl- और Br-। इन नाभिक रागी को की बात करेंगे हम जल की उपस्थिति में और इन्हीं नाभिक रागी को की प्रबलता की तुलना करेंगे हम DMSO में। DMSO का अर्थ है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। चूंकि आपको पता है कि जल एक ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, इसमें हाइड्रोजन जो है एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम, इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश। तो यह ध्रुव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए हमने इसे ध्रुवीय विलायक बोला। और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रोटिक विलायक भी बोल रहे हैं। तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वहीं पर अगर हम DMSO की संरचना की बात करें तो इसमें सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में दो दो मिथाइल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसे एप्रोटिक बोल रहे हैं। ध्रुवी इसलिए बोला क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है और उसके कारण यहाँ पर आंशिक ध्रुव उत्पन्न हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जल में बात करते हैं। आपके पास एक नाभिक रागी यहाँ पर F- Cl- या Br- में से कोई भी नाभिक रागी हो सकता है। क्योंकि जल में हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश है, इसलिए यह धनावेश नाभिक रागी की ओर आकर्षित होगा और नाभिक रागी को कुछ इस तरह से सभी दिशाओं से घेर लेगा। इस प्रक्रम को हम जल योजन कहा करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर नाभिक रागी के ऊपर आवेश ज्यादा है तो जल के हाइड्रोजन और इस नाभिक रागी के बीच में अधिक आकर्षण होगा और अधिक आकर्षण होगा, इसका अर्थ यह है कि अधिक जल योजन होगा, ज्यादा जल के अणु इस नाभिक रागी को घेर पाएंगे। क्योंकि अभी जो तीनों नाभिक रागी हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन तीनों में जो आवेश है वो समान है, इसलिए आवेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनका जल योजन समान होगा। लेकिन एक और कारक है जिसके ऊपर यह जल योजन निर्भर करता है और वह है आवेश का आकार। आकार छोटा रहेगा, इसका आकार अगर छोटा है तो जो आवेश का घनत्व रहेगा वह ज्यादा हो जाएगा और आवेश के घनत्व के ज्यादा होने के कारण आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और आप सीधे बोल सकते हैं कि जल योजन आकार के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो सामान्य तौर पर F- Cl- और Br- के आकार की अगर हम बात करें तो इनकी आयनिक त्रिज्या, या हम बोल सकते हैं कि इन आयनों का आकार कुछ इस तरह से होता है। ब्रोमाइड आयन सबसे बड़ा, उसके बाद Cl- आयन और उसके बाद में F- आयन। F- का आकार सबसे कम है, इसलिए इसका जल योजन सबसे ज्यादा होगा और जल योजन सबसे ज्यादा होगा, इसका अर्थ है कि बहुत सारे जल के अणु F- को घेर लेंगे, जिसकी वजह से जो इसकी प्रभावी त्रिज्या या प्रभावी आकार है वह बढ़ जाएगा। तो प्रभावी आयनिक आकार की अगर बात करें तो F- का आकार से अधिक रहेगा
या हम बोल सकते हैं जल की उपस्थिति में F माइनस से अधिक आकार का होगा, उसके बाद में Cl माइनस और सबसे छोटा कौन रहेगा, Br माइनस रहेगा। जब हम जल की उपस्थिति में SN2 अभिक्रिया करा रहे हैं तो आप देखें, अगर आपके पास में कुछ इस तरह से जल योजित आयन है जिसका आकार बहुत बड़ा है और इसे इस धनावेशित कार्बन के ऊपर आक्रमण करना है, तो आप अपने दिमाग में SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को लेकर के आइए और थोड़ा सा याद कीजिए कि नाभिक रागी को इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करना होता है, और अगर ये अत्यधिक बड़े आकार का नाभिक रागी है तो इसको इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करने में कठिनाई होगी, यह आक्रमण आसानी से नहीं हो पाएगा। और अगर यह आक्रमण आसानी से नहीं हो पाया, इसका मतलब SN2 अभिक्रिया का वेग या दर कम होगा। तो चूंकि बड़ा नाभिक रागी आसानी से आक्रमण नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसकी प्रबलता कम होगी। तो जल की उपस्थिति में हम बोल सकते हैं कि सबसे अधिक प्रबल नाभिक रागी कौन सा होगा, Br माइनस। उसके बाद नंबर आएगा Cl माइनस का, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा F माइनस आयन का। अब हम बात करते हैं कि DMSO विलायक में F माइनस, Cl माइनस और Br माइनस की प्रबलता का क्रम क्या आता है। तो चूंकि DMSO में आप देखेंगे सल्फर से दो बड़े अल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इन दोनों अल्किल समूह ने सल्फर को घेर रखा है। सल्फर जिसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश है, यह एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र है। इसके आसपास बड़े अल्किल समूह होने के कारण सल्फर किसी नाभिक रागी के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं कर पाता, यह नाभिक रागी के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जो आकर्षण बल है नाभिक रागी और सल्फर का, वो यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाता। हम बोल सकते हैं कि DMSO की उपस्थिति में सॉल्वेशन इफेक्ट या परिसोलन नहीं हो पाता। तो सॉल्वेशन नहीं होने के कारण यहाँ पर आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। Br माइनस का आकार सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद Cl माइनस, और सबसे छोटा जो रहेगा वह F माइनस आयन रहेगा। सबसे छोटे आकार के कारण इसका आक्रमण आसानी से होगा, और यह नाभिक रागी का आक्रमण आसानी से होने के कारण यहाँ पर SN2 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता रहेगी वह F माइनस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर Cl माइनस और फिर Br माइनस। तो आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में जो क्रियाशीलता का या प्रबलता का क्रम आया था वह आया था Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, लेकिन ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में नाभिक रागी की क्रियाशीलता या प्रबलता का क्रम ठीक विपरीत आया, जो कि है F माइनस, Cl माइनस और देन Br माइनस।